आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया गोरखपुर के आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण। 22 जून तक अधिकारियों को निर्माण कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने की पहल। शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों का आदेश जारी। 9 जून से 12 जून के बीच कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और श्रद्धा तथा उल्लास के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का पर्व। ईदगाहों और मस्जिदों में अदा की जा रही है विशेष नमाज। और अब समाचार विस्तार से। गोरखपुर में निर्माणाधीन प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण समारोह की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महायोगी गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। 30 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण समारोह प्रस्तावित है। अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था को सभी बचे काम हर हाल में 22 जून तक पूरा कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान सबसे पहले आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण की भौतिक प्रगति की जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि करीब 96% निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य पूर्ण कराने के साथ ही सघन साफ सफाई कराने, सभी भवनों पर नाम लिखने, परिसर में सघन पौधरोपण कराने और विश्वविद्यालय में दक्ष फैकल्टी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जरूरी कार्रवाई शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बने कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया और विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी के विजन को सेफ सिटी में भी बदलना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्यता के साथ मनाएं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने की पहल है। कृषि मंत्री ने बताया कि 29 मई से 12 जून तक चलने वाले इस अभियान में अब तक 5,000 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 87 लाख से अधिक किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2025 की परीक्षा 3 अगस्त को एक ही पाली में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले ये परीक्षा 15 जून को निर्धारित थी, लेकिन बोर्ड ने परीक्षा आयोजित करने के लिए 2 महीने से अधिक समय की मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि नीट पीजी 2025 की परीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड को इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में राम दरबार की स्थापना के बाद कल राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि तकनीकी कारणों के साथ सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए राम दरबार और परकोटा के मंदिरों को कुछ समय बाद ही दर्शन के लिए खोला जाएगा। ये परिस्थिति नहीं है कि परकोटा के 6 मंदिरों में जनता को दर्शन के लिए अनुमति दी जाए। वो परिस्थितियां शायद वर्षा काल बीत जाने के बाद आ सकती है, क्योंकि अभी निर्माण के बहुत से काम चल रहे हैं। मशीनें घूमती रहती हैं, बड़े बड़े पत्थर क्रेन से उठाए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि हम सुरक्षा पर पूरा ध्यान दें। हम ये कह सकते हैं कि निर्माण कार्य अपनी पूर्णता की ओर है। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी कल महराजगंज में एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 11 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सिद्धार्थनगर से सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़ _GKP पर भी उपलब्ध है।
बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों के लिए आदेश जारी कर दिया है। विभाग के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी आज लिस्ट जारी करेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि किस स्कूल में कितने शिक्षकों की ज़रूरत है। तबादले के इच्छुक शिक्षक 9 से 12 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद उन्हें 13 जून तक BSA ऑफिस में प्रिंट आउट जमा करना होगा। 16 जून को ट्रांसफ़र की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये भारत के सभ्यतागत गौरव को पुनर्जीवित करने की कुंजी है। पिछले एक दशक में भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ है। सरकार ने देश के राष्ट्र निर्माताओं को सम्मान देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि उनकी विरासतें राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर संरक्षित और सम्मानित की जा सकें। आजादी का अमृत महोत्सव जैसे अभियानों के माध्यम से देश के लिए बलिदान देने वाली हस्तियों की उपलब्धियों को देशभक्ति से ओतप्रोत आयोजनों द्वारा देश भर में मनाया गया। वहीं भारत की धरोहर स्मारकों जैसे प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय और नया संसद भवन अब राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन चुके हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत काशी, तमिल संगमम और महाकुंभ 2025, जिसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जैसे आयोजन विविधता में एकता की भावना का भव्य उत्सव बने। वहीं बौद्ध सम्मेलन और सिख गुरुओं के प्रकाश पर्व पर आयोजित वैश्विक कार्यक्रमों ने भारत की आध्यात्मिक विरासत को और अधिक मजबूत किया है। योग भी एक वैश्विक अभियान बनकर उभरा है, जिससे भारत जन कल्याण का अंतर्राष्ट्रीय स्वर बन गया है। वहीं आयुर्वेद क्षेत्र भारत को समग्र स्वास्थ्य सेवा का केंद्र बना रहा है। भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है। भारत के 43 विश्व धरोहर स्थल हैं और 62 स्थल संभावित सूची में शामिल हैं। इसके साथ ही विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स जैसे आयोजन भारत की मीडिया और मनोरंजन प्रतिभा को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित कर रहे हैं। भारत की संस्कृति अब न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी देखी और सम्मानित की जा रही है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ईद उल अजहा का त्यौहार आज पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास और धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है। लखनऊ, बिजनौर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में बकरीद की विशेष नमाज ईदगाहों और मस्जिदों में अदा की जा रही है, जिसमें देश की तरक्की, अमन और भाईचारे के लिए दुआएं की जा रही हैं। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके पूर्व कल सभी जनपदों में पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बकरीद को लेकर गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने लोगों से इस गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की है। कुर्बानी सिर्फ हमेशा की तरह उन्हीं जानवरों पे की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त साफ सफाई और हाइजीन और क्लीनलीनेस का जरूर ख्याल रखा जाए। कुर्बानी किसी पब्लिक प्लेस पे ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर कुर्बानी की जाए, ना गली में की जाए, ना सड़क किनारे की जाए। और उसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो बनाया जाए और ना सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। मौसम विज्ञान विभाग ने 9 जून से प्रदेश के कई इलाकों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। आगामी 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया गोरखपुर के आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण। 22 जून तक अधिकारियों को निर्माण कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने की पहल। शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों का आदेश जारी। 9 जून से 12 जून के बीच कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और श्रद्धा तथा उल्लास के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का पर्व। ईदगाहों और मस्जिदों में अदा की जा रही है विशेष नमाज। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।